हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ और कोविड के अपडेट के साथ। देश भर में कोरोना की स्पीड बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 24 घंटे में एक बार फिर से 2,70,000 को क्रॉस किया है आंकड़ा। 2,71,202 नए केस सामने आए हैं। और बात अगर ओमिक्रॉन की करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट से 7,743 लोग संक्रमित हुए हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें ओमिक्रॉन के केस में 28.17% का इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 314 लोगों की मौत हुई है। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तमाम राज्यों में पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार 2.5 लाख प्लस केसेस का होना ये खतरे की घंटी है। लोग लगातार लापरवाह भी बने हुए हैं। शासन प्रशासन के जरिए कुछ नियम कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन लोग न तो उन्हें फॉलो कर रहे हैं और न ही अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। नतीजा अब ये हुआ है कि 24 घंटे में 314 लोग जान गंवा चुके हैं। 2,71,000 से ज्यादा केसेस सिर्फ 24 घंटे में सामने आए हैं। अबुल बशर हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ अभिषेक मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। गाजियाबाद का अपडेट जतिन के जरिए हम जानेंगे। सबसे पहले अभिषेक, आप ही का रुख करते हुए, महाराष्ट्र के आंकड़े आज क्या कह रहे हैं? मुंबई के आंकड़े कहां तक जा रहे हैं और पाबंदियों का असर क्या है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के आंकड़े अगर पिछले हफ्ते भर की बात करें लगातार 40,000 के ऊपर लगातार आंकड़े जा रहे हैं। लगातार 40,000 45,000 के आसपास लगातार केसेस मिल रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में पिछले 2-3 दिनों से केसेस कम हुए हैं। 11,000 के आसपास केस आ रहे हैं, 10,000 के आसपास केस आ रहे हैं। कल केस आया 10,400 के आसपास केस आया है। लेकिन इसके पीछे की देखिए एक कहानी है, केस क्यों कम आ रहा है मुंबई में। केस कम आने के कारण एक है कि आईसीएमआर की तरफ से एक बड़ा गाइडलाइन आया हुआ, इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो सिम्टम्स वाले केस है, यानी जिन्हें लक्षण है कोई कोविड हो सकता है, उन्हें ही सिर्फ चेक किया जा रहा है, उनका ही आरटीपीसीआर किया जा रहा है। यानी जिनका सिम्टम्स नहीं आ रहा उनका आरटीपीसीआर नहीं किया जा रहा है। तो एक बड़ी गाइडलाइन आई, इसका इम्प्लीमेंट मुंबई में किया जा रहा है। मुंबई में करने की वजह से इसका कहीं कहीं साफ दिखाई पड़ रहा है कि असर जो है वह कई लोगों को दिखाई पड़ रहा है, इसलिए केस कम आते हुए दिखाई पड़ रहा है मुंबई में। जी बिल्कुल। अबुल बशर हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। अबुल, अगर आपसे समझना चाहे हैदराबाद में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी है, क्या कुछ संख्या है केसेस की, और इसके साथ ही तेलंगाना की बात करें तो वहां को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 1,938 केसेस सामने आए हैं, जहां पर अगर हम सिर्फ हैदराबाद की बात करें तो 50% से ज्यादा केसेस जो 1,075 केसेस सिर्फ हैदराबाद में रिपोर्ट हुए हैं। तो ये संख्या काफी ज्यादा मानी जा रही है। अगर हम देखा जाए तो 2 लोगों की मृत्यु हुई है तेलंगाना राज्य में, जबकि आंध्र प्रदेश में फेस्टिव सीजन के चलते कोविड का स्पाइक इतना हाई हो गया है कि 4,955 मामले पिछले 24 घंटों में हैं, जो पिछले हफ्ते 1,000 या 2,000 आसपास केसेस रिपोर्ट होते थे। आज लगभग 4,955 केसेस सामने आए हैं। एक की मृत्यु हुई है कोविड के चलते। ये परिस्थितियां हैं यहाँ पर हैदराबाद में, खास करके जब हम देख सकते हैं कि एक मार्केट एरिया में जब हम मौजूद है तो यहाँ पर लोग कई सारे लोग ऐसे जो केयरलेस दिखाई दे रहे हैं, जो नेग्लिजेंट दिखाई दे रहे हैं कोविड के नियमों का पालन करने को लेकर। हालांकि अभी राज्य सरकार ने गाजियाबाद से जतिन भी चूंकि हमारे साथ हैं, और जतिन इस वक्त पीछे मुझे दिखाई दे रहा है, आप रोड पर खड़े हुए हैं। जतिन, उत्तर प्रदेश में चुनाव और जो चुनावी राज्य हैं वहां बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ा है। अब उसकी वजह रैलियां भी हो सकती हैं, लोगों की भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के लिए तो चैलेंज ये है कि जनसंख्या सबसे ज्यादा है। गाजियाबाद के आंकड़े क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रैलियां हैं और अब क्योंकि 22 तक रैलियों पर प्रतिबंध जरूर लगा दिया गया है, लेकिन चिंता लगातार बनी हुई है। अगर मैं गाजियाबाद की ही पर्टिकुलर बात करता हूं, एनसीआर का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा है और पहले चरण में ही चुनाव होना है, तो सर्वाधिक मामले आज 24 घंटे में सामने आए हैं। 2100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और एक मौत हो गई है। तो ये बात जाहिर तौर पर चिंता बढ़ाती है। देश की राजधानी में एक तरफ जहां वीकेंड कर्फ्यू है तो उससे सटे हुए एनसीआर के अगर नोएडा गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर अगर कोरोना की रफ्तार बढ़ती है तो वो चिंता और चुनौती दोनों को बढ़ाती है। और क्योंकि गणतंत्र दिवस से पहले की सुरक्षा को भी मद्देनजर रखना है तो ये कहा जा सकता है कि कई तरह की चुनौतियां प्रशासन के सामने हैं और दिशा निर्देशों का सख्ती से यहां पालन कराया जा रहा है। जी चलिए, अभिजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुजरात से। अभिजीत, अगर हम गुजरात की बात करें तो क्या लगता है गुजरात में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि देश भर में लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, गुजरात में क्या कुछ स्थिति बनी है?
अभिजीत जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। अभिजीत जी, आपकी आवाज कुछ ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। एक काम करते हैं, दोबारा हम आपसे बातचीत करेंगे। अभिजीत जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है। एक तो कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठंड लोगों को परेशान कर रही है, AQI फिर से बढ़ा हुआ है जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और अब आंखों में जलन हो रही है, रैशेज हो रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं ट्रिपल अटैक इस वक्त लोग झेल रहे हैं और अब इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सावधान रहिएगा। छोटा सा ब्रेक। और चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर। अभियान का 1 साल पूरा हुआ है। देश भर में अब तक 156 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। पूरी आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य अब भी दूर है, क्योंकि जितनी तेजी के साथ वैक्सीनेशन का अभियान चलाएगा, 156 करोड़ वैक्सीन अभी तक लगाई जा चुकी है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन जितनी तेजी से आगे बढ़ा है उसको देखते हुए ये कामयाबी भी है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार भी डरा रही है, परेशान कर रही है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा हो गया है और बहुत तेजी से 156 करोड़ डोज लोगों को लगाई गई है। नतीजा ये कि लोग सेफ सिक्योर महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन संक्रमण तेजी से बढ़ना चिंता भी पैदा करता है। इस बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू पर पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही है। दिल्ली के ITO इलाके से अगर हम बात करें तो जायजा लिया मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने। राजधानी में शुक्रवार की रात से लेकर अभी तक वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है और कल सुबह तक रहेगा। मैं दिल्ली के ITO इलाके में मौजूद हूं, आपको तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए, जो बैरिकेड्स हैं वो जगह जगह आपको इसी तरह से नजर आएंगे। उस पर लिखा है सप्ताहांत कर्फ्यू, शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक। जो भी लोग बिना वजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको दिल्ली पुलिस समझा रही है कि वो बिना वजह घर से बाहर ना निकलें और चालान या दूसरी कार्रवाई भी की जा रही है अगर लोग नहीं मान रहे हैं। आपको बता दें, अगर आपके पास ई पास है, यानी आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं और आपने ई पास ले रखा है, तभी आप घरों से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा बाकी लोगों के लिए रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं उनकी आवाजाही जो है रोड पर पहले की तरह सुनिश्चित रहेगी। मौका क्योंकि गणतंत्र दिवस के आसपास का है और देश की राजधानी दिल्ली के गाजीपुर में IED भी प्लांट करने की बात सामने आ चुकी है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी जो चिंता है वो काफी ज्यादा है। आप देखेंगे जो बसेज हैं उनमें भी आपको काफी कम लोग नजर आएंगे। ये लोग सिर्फ वही हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में है, यानी उनके पास ई पास है या फिर वो किसी जरूरी सेवा से जुड़े हुए हैं। आप देखिए दिल्ली पुलिस जो है किस तरह से सतर्कता बरत रही है और जो लोग अगर मास्क नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं या दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।